Hello and welcome you all to VV Services. Today we are going to study our last unit of QT, that is sampling. तो सबसे पहले हमने सैम्पल का मतलब समझना है। जैसे कि हमने यूनिट 3 में देखा था कि सैम्पल क्या होता है। जो भी हमारा टोटल स्पेस आ रहा है, जो भी हमारे टोटल अकरेंस के इवेंट हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सैम्पल। अगर हम इसको बिज़नेस पर्सपेक्टिव से देखें, मान लीजिए आप कोई बिज़नेस लॉन्च कर रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आप पहले देखेंगे कि उसके लिए मार्केट में डिमांड किस तरीके की है, कितने लोग उस प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे। तो उसके लिए आप एक स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक ऑडी की कार लॉन्च कर रहे हैं या फिर ऑडी की लेवल की कार लॉन्च कर रहे हैं जो कि 30 लाख के ऊपर आती है। तो आप पूरे सैम्पल स्पेस को आप जाके कवर नहीं कर सकते हो। आप पूरे इंडिया में अगर लॉन्च कर रहे हो तो 130 करोड़ लोगों के से जाके आप इंडिविजुअली नहीं पूछ सकते हो दैट आर यू विलिंग टू प्रेफर माई कार। तो आप इस तरीके से सैम्पलिंग नहीं कर सकते। आपको अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करना होता है। यहाँ पे क्योंकि आप जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हो वो 30 लाख से ऊपर है, तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया रख सकते हो इनकम ग्रुप का। जो लोग पर्टिकुलर इनकम ग्रुप से ऊपर आते हैं उन ऑब्वियसली वही ये कार को अफोर्ड कर सकते हैं। सो आप उनसे जाके पूछोगे कि आपको इस कार में क्या क्या फीचर्स चाहिए, क्या क्या ऐसे चीज़ें होना चाहिए जो कि पर्पसली होने चाहिए, जो कि आप प्रेफर करोगे, आप उन चीज़ों को प्रायोरिटी दोगे। सो इस तरीके के लिए आपको एक सैम्पलिंग थ्योरी करना पड़ती है। पॉपुलेशन को एक छोटे से सैम्पल में डिवाइड करना होता है। उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। इट कैन बी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड मिक्स्ड सैम्पलिंग। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें हम देखेंगे जजमेंट थ्योरी। कोई भी रिसर्चर जब अपनी स्टडी करता है तो सबसे पहले वो एक स्मॉल स्केल पे करता है। तो उसके लिए जब वो एक स्टडी करने के लिए अपने सैम्पल को चूज़ करता है तो अपने जजमेंट के बेसिस पे करता है, बिकॉज यहाँ पे उसको जो क्राइटेरिया चाहिए वो नोन लोगों का चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी डॉक्टर अगर रिसर्च कर रहा है डायबिटीज़ की दवाई के ऊपर, तो वो किसी भी पर्सन के ऊपर जाके डायबिटीज़ की दवाई को टेस्ट नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको डायबिटिक पेशेंट चाहिए रहेंगे। सो ऑब्वियसली वो अपने जजमेंट के बेसिस पे ऐसे लोगों को प्रेफर करेगा जो कि डायबिटिक हों, अलग अलग एज ग्रुप में हों और उनको डायबिटीज़ अलग अलग तरीके की होनी चाहिए। किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ हो, किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ हो। फिर जाके वो देखेगा जो उसकी दवाई वर्क कर रही है वो कितने लोगों पे वर्क कर रही है। नेक्स्ट कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में उनके जो टोटल जो सैंपल होता है उसको अलग अलग कोटास के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को आज 500 लोगों का इंटरव्यू लेना है और जो इंटरव्यू में लेने वाला हूँ वो एजुकेशन से रिलेटेड है। सो जब मैं अपना सैंपल को चूज़ करूँगा तो मेरे इंटरव्यूअर्स जो होंगे जिनका मैं इंटरव्यू लूँगा वो सबसे ज़्यादा कॉलेज स्टूडेंट होंगे, स्कूल स्टूडेंट्स होंगे। उसके बाद एक लिमिटेड अमाउंट में दूंगा पेरेंट्स को, टीचर्स को, बिकॉज यहाँ पे जब मैं एजुकेशन से रिलेटेड कर रहा हूँ तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे करती है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को। तो मेरे कोटा में सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी मैं दूंगा वो उसी सैम्पल स्पेस को दूंगा। नेक्स्ट इज़ कन्वीनियंस। लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से या फिर रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं। जनरली जब कोई भी बड़ा ब्रांड अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसके लिए वो इंटर्न्स हायर करता है जनरली, ताकि वो सर्वे कर पाए मार्केट में उसके प्रोडक्ट की नीड किस तरीके की है। बट जो इंटरव्यूअर्स होते हैं या फिर जो इंटर्न्स होते हैं वो डेलिब्रेटिव नहीं होते हैं, वो थोड़ा अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि जो भी लोग उनके घर के पास में रहते हैं, उनके फ्रेंड्स हुए, फैमिली मेम्बर्स हुए, रिलेटिव्स हुए, उनसे जाके वो डेटा फिल करा लेते हैं। बट ये चीज़ वहाँ पे देखते नहीं है कि वो उनके कन्वीनियंस में अकॉर्डिंग, मतलब जो वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए एक्चुअली वो फिट है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी टोबैको प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उसके लिए आप 10 या 12 साल या 14 साल के बच्चे से जाकर आप इंटरव्यू नहीं ले सकते हो, बिकॉज वो आपके प्रोडक्ट को नहीं कंज्यूम करने वाला है। तो आप ऐसे लोगों को देखोगे जो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं या फिर आगे जाके वो कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्नोबॉल। ये सब पूरी जितनी भी हम सैम्पलिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा एरर होने के चांसेस होते हैं वो स्नोबॉल थ्योरम में ही होते हैं। द रीज़न इज़ कि उसकी जो टेक्निक है उसमें जनरली अगर मैं रिसर्चर हूँ तो एज अ रिसर्चर मैं 5 लोगों को सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं उन 5 लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दूंगा कि वो और 5 लोगों को सिलेक्ट करके लेकर आएँ। इस तरीके से यहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, एक हायरार्की क्रिएट हो जाती है जिसके थ्रू मैं सैम्पलिंग लगाता हूँ। बट यहाँ पे क्योंकि चांसेस जो सिलेक्शन के हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गलत चांसेस हो जाते हैं, कोई भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं होती सिलेक्ट होने की, और जो हो सकता है जो मैंने सैम्पल स्पेस लिया है वो मेरे प्रोडक्ट को कंज्यूम ही ना करता हो, और या हो सकता है कि वो मेरे प्रोडक्ट को शायद जानता ही ना हो। तो यहाँ पे जो एरर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एरर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी
सब फर्स्ट इज सिंपल रैंडम थ्योरी, जिसमें कि आप नॉर्मल लॉटरी सिस्टम लगा सकते हो या फिर रैंडम नंबर सैम्पलिंग लगा सकते हो। लॉटरी सिस्टम में आप क्या करोगे, आप अपने पॉपुलेशन को डिवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 60 स्टूडेंट्स की क्लास में अगर मेरे को कोई रिसर्च करनी है और उसके लिए मेरे को 10 बच्चों का सैम्पल सेलेक्ट करना है, तो मैं उन बच्चों के नाम लिख के एक बाउल में डाल दूंगा और फिर उन नाम को रैंडमली पिक कर लूँगा। तो यहाँ पे जो ईच बच्चे की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल होगी, सबकी 1/60 होगी, किसी की भी प्रोबेबिलिटी डिफर नहीं करेगी। नेक्स्ट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड अनदर इज क्लस्टर सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है, बट जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है उसके और ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं ओवर क्लस्टर सैम्पलिंग, बिकॉज यहाँ इन दोनों ही केसेस में या फिर ये जो सैम्पलिंग थ्योरी लगाई जाती हैं तब ऐसे कंडीशंस में लगाई जाती हैं जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पूरी कंट्री के ऊपर जब स्टडी कर रहा हूँ या फिर एक स्टेट के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ या फिर एज अ ग्लोब स्टडी कर रहा हूँ, तब मैं लगाता हूँ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, मैं अपने जो भी मेरा एनवायरनमेंट है, जो भी मेरा पॉपुलेशन है, उसको कंटिन्यूसली डिवाइड करूँगा अलग अलग फ्रेगमेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया को डिवाइड कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू स्टेट्स या फिर रीजन वाइज डिवाइड कर सकता हूँ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, ये मेरे डिविजन्स हो जाएंगे, इनको बोलते हैं स्ट्रेटाज। सिमिलरली मैं क्लस्टर में भी डिवाइड कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं एक क्लास के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ और क्लास में अलग अलग सेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर 10th क्लास में स्टडी कर रहा हूँ तो हो सकता है 10th क्लास के 3 सेक्शंस हों, तो वो 3 सेक्शंस मेरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रेटास हो जाएंगे। सो जनरली मैं क्लस्टर में स्मॉल सैम्पल रखना चाहता हूँ बिकॉज इसमें एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, वेरेज इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एरर के चांसेस कम होते हैं, तो मैं अपने पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो हमेशा बढ़ रख सकता हूँ। नेक्स्ट होता है इनका मिक्स्ड सैम्पलिंग, जहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी के फीचर्स लिए जाते हैं और उसको मिक्स किए जाते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज हो सकें और कम से कम एरर्स मिलें उसमें। तो बेसिकली 2 होते हैं, मल्टी स्टेज हो सकता है या फिर मल्टी फेज़ हो सकता है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मतलब कि हम स्टेज वाइज में करते हैं और फेज़ भी ऑलमोस्ट स्टेज जैसा ही होता है, बट हम अलग अलग टाइम पे करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वैक्सीन के ट्रायल्स होते हैं, तो वैक्सीन के ट्रायल होते हैं अलग अलग फेजेज़ में, 5 अलग फेजेज़ होते हैं। पहले हो सकता है कि हम लैब में करें, लैब में जब वो टेस्ट प्रूव हो जाएगा तो उसके बाद हम एक स्मॉल सैंपल लेंगे 30-40 लोगों का, उसमें देखेंगे क्या वो ड्रग जो हमने बनाई है या जो मेडिसिन हमने बनाई है वो इफेक्टिव है या नहीं। फिर उसके बाद हम सैंपल का साइज़ और बड़ा करेंगे, उसमें हम चेक करेंगे कि क्या ये एडवर्स रिएक्शन कॉज करता है, क्या ये साइड इफेक्ट कॉज करता है, और लास्टली फिर हम एक बहुत बड़ा सैंपल लेंगे जो कि हम मार्केट में लॉन्च करने के बाद उसके रिपोर्ट्स देखेंगे या फिर उसके इन्फ्रेंसेस देखेंगे। सो मल्टी स्टेज और मल्टी फेज सैम्पलिंग इसी तरीके से लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्यूरेशन में की जाती है। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, जब भी मैं कोई टेस्ट कर रहा हूँ तो मैंने टेस्ट के लिए अपना सैंपल बना लिया है, बट सैंपल बनाने के बाद मैं एक हाइपोथेसिस ले करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेसिस जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, मान लीजिए पंखा लॉन्च कर रहा हूँ कोई, और पंखे में मैं 3 जनरली हम देखते हैं कि 3 ब्लेड्स होते हैं, बट मैं 5 ब्लेड्स वाला लॉन्च कर रहा हूँ। सो मेरा नल हाइपोथेसिस विल बी कि अगर मैं 5 ब्लेड वाला फ़ैन लूँगा तो वो ज़्यादा लोगों के लिए प्रेफरेबल रहेगा, और उसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो रहेगा वो एग्जैक्टली इसका अपोजिट रहेगा कि 5 ब्लेड वाला जो फ़ैन रहेगा वो लोग प्रेफर नहीं करेंगे। सो जनरली नल का ही एग्जैक्टली अपोजिट होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जब हम हाइपोथेसिस ले करते हैं तो उसमें 2 तरीके के एरर हो सकते हैं, एक हो सकता है टाइप 1 एरर और एक हो सकता है टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर में क्या होता है, अगर आपने कोई हाइपोथेसिस करी, आपने कोई स्टडी करी, आपने सैंपल चूज़ किया, फिर प्रॉपर आपने स्टडी करी, स्टडी करने के बाद आपका जो हाइपोथेसिस था वो ट्रू आना चाहिए था, बट आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने एक मेडिसिन के ऊपर अगर टेस्ट किया, वो मेडिसिन आपके अंदर एफिकेसी शो कर रही थी, वो ड्रग कुछ अच्छे रिएक्शन शो कर रही थी जिसकी वजह से जो भी बीमारी है वो कम हो रही थी, बट स्टिल आपके कैलकुलेशन मिस्टेक्स कुछ हो गई और कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आपने वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे एरर को हम बोलते हैं टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर क्या होता है, मान लीजिए इसी ड्रग में कोई भी एफिकेसी नहीं होती और एडवर्स रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट शो करता, बट आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी और वो आपने जो कैलकुलेशन करी उसमें नल हाइपोथेसिस आपने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए था, एक गलत प्रोडक्ट था, आपने उस गलत प्रोडक्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया, तो वो होता है टाइप 2 एरर। और दोनों में से कंपैरेटिवली देखा जाए तो टाइप 2 एरर ज़्यादा डिफिकल्ट होता है या फिर ज़्यादा नुकसान दे सकता है। अगर एज अ कंपनी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग होगा, लाइवलीहुड को बहुत ज़्यादा कॉजेस क्रिएट
क्रिएट कर सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज वो गलत प्रोबेबिलिटी थी, बट स्टिल आपने उसको एक्सेप्ट करके उसका एक पूरा प्रोडक्ट लाइन बना दी है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन बना दी है, तो आपने उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है और ऑब्वियसली जब वो मार्केट में लॉन्च होगा तब आप देखोगे कि वो एक्चुअली वर्दी नहीं था। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए 3 तरीके होते हैं, एक होता है एफ टेस्ट, टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट। इसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। एफ टेस्ट आप कब लगाते हो, जब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तब आप लगाते हो एफ टेस्ट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तीनों ही कैटेगरी में होना चाहिए, एफ टेस्ट में भी, टी टेस्ट में भी और जेड टेस्ट में भी, तीनों में ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपका हाइपोथेसिस हमेशा एरर शो करेगा, जो आप मैथमेटिकली वैल्यू निकालोगे उसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकली क्लेम नहीं होगा, उसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट एफ टेस्ट हम कब लगाते हैं, जब जो हमने सैम्पलिंग थ्योरी ली है वो रैंडम बेस्ड ली है, हमेशा या तो लॉटरी सिस्टम के थ्रू ली है या फिर नंबरिंग सिस्टम के थ्रू ली है, जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी थी वो हर सैम्पल साइज़ की इक्वल थी, सबके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल थी, तब हम लगाते हैं एफ टेस्ट। जो डेटा आया है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि हेड और टेल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। मतलब अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी, और कभी भी दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, बिकॉज एक तरफ में या तो हेड होगा और दूसरी तरफ में टेल होगा, तो दोनों एक साथ आप शो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज टी टेस्ट। टी टेस्ट हम कब लगाते हैं, जब एन की जो वैल्यू है, जब सैंपल का जो आपने साइज़ लिया है वो बहुत ही छोटा सैंपल होना चाहिए और वेरिएंस अनइक्वल होना चाहिए, जो उनके बीच में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अनइक्वल होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम डेविएशन बहुत ज़्यादा लार्ज भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर डेविएशन बहुत ज़्यादा लार्ज होगा तो वहाँ पर हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा और जो पूरी सैम्पलिंग की थ्योरी है वो गलत हो जाएगी। लास्ट इज जेड टेस्ट। अगेन द डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, n शुड बी लार्ज। जो अपोजिट फीचर्स हैं यहाँ पे टी टेस्ट और जेड टेस्ट वो यही है कि यहाँ पे n का जो वेरिएबल है वो हमेशा लार्ज होना चाहिए, जो सैम्पल साइज आपने चूज़ किया है, जो सैम्पलिंग स्पेस आपने सेलेक्ट करी है वो हमेशा बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। एंड लास्टली वेरिएंस शुड बी नोन, स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी नोन, बिकॉज जब तक आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है तब तक आप नॉर्मल कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते हो, और अगर आप नॉर्मल कर्व ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो आप जेड टेस्ट के थ्रू हाइपोथेसिस के लिए स्टेट नहीं कर पाओगे। सो दिस वॉज आवर लास्ट यूनिट, जिसमें आपको मेन समझना है कि हाइपोथेसिस के मेन कंडीशंस क्या होते हैं और सैम्पलिंग की मेन थियरीज़ क्या हैं।